हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 11 भूगोल विषय की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण के तहत आज की इस क्लास में अध्याय 6 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। हमने आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 5 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अध्याय 6 के अभ्यास प्रश्नों की। देखें, पहला प्रश्न है आपके सामने, वो है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा असम। असम में सबसे अधिक बाढ़ आती है। आगे बात करें, दूसरा, उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन की आपदा घटित हुई थी? भूस्खलन का मतलब होता है कि जब बारिश हो जाती है तो जो पहाड़ थोड़े मजबूत नहीं होते, कम मजबूत होते हैं, वो पहाड़ क्या होते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, यानी मलबा नीचे गिरना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं भूस्खलन। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, भूस्खलन का सीधे सा मतलब है भूमि का ढहना। क्या है? भूमि का ढहना, इसे कहते हैं भूस्खलन। तो उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन की घटना हुई थी? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ में। तीसरा, इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में भी बाढ़ आती है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सर्दी के महीनों में भी बाढ़ आती है? तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा आपका तमिलनाडु। आगे चौथा, इनमें से किस नदी में मंजोली अथवा माजोली नदीय द्वीप स्थित है? इनमें से किस नदी के अंदर मंजोली नदीय द्वीप स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ब्रह्मपुत्र। आगे, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? बर्फीला तूफान या बर्फानी जो तूफान है वो किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो इसका सही उत्तर होगा कि यह एक वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। कौन सी? यह एक वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से कम शब्दों में दें। पहला प्रश्न है कि संकट किस दशा में आपदा बन जाता है? संकट किस दशा अथवा किस स्थिति में एक आपदा का रूप धारण कर लेता है? तो उत्तर होगा कि संकट एक आपदा बन जाता है जब यह सक्रिय हो जाता है। जब भी कोई संकट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सक्रिय हो जाता है, जैसे सिंपल सी बात है कि बारिश हो रही है, लेकिन यदि वो सक्रिय हो जाए लगातार, जैसे पूरे 12 या 24 घंटे के लिए मूसलाधार हो जाए, तो वही जो संकट था वो क्या बन जाएगा? बाढ़ के रूप में एक आपदा बन जाएगी। इसी तरह जैसे एक साल बारिश नहीं हुई, बारिश या हल्की बूंदाबूंदी हुई, और यही प्रोसेस अगर 2-3 महीनों के लिए शुरू हो जाए तो किसकी स्थिति हो जाएगी? आपदा की, यानी सूखे की स्थिति हो जाएगी। तो संकट आपदा तब बन जाता है जब वह क्या हो जाता है? जब वह सक्रिय हो जाता है। एक आपदा बड़े पैमाने पर संपत्ति और जीवन को नुकसान पहुंचाती है। एक आपदा बहुत ही बड़े पैमाने पर आपकी संपत्ति और जल जीवन, ठीक है, जो चाहे वो मानव हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, उन सभी को भी क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। आपके सामने चित्र में अलग अलग आपदाओं के चित्र दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा, हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? हिमालय और भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां पर ज्यादा भूकंप आने का कारण क्या है? तो देखें, जो इंडियन प्लेट है वो प्रति वर्ष उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 1 सेंटीमीटर क्या हो रही है? खिसक रही है। परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए क्या पैदा कर रही है? अवरोध यानी रुकावट पैदा कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो जाते हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा का संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा के संग्रह से क्या बढ़ता है? इन प्लेटों के अंदर तनाव बढ़ता रहता है और दोनों प्लेटों के बीच अंततः लॉक क्या हो जाता है? टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय
और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। आगे तीसरा, उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं? उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी कंडीशंस अनुकूल हैं? उत्तर देखें। पहली कंडीशन है लगातार और पर्याप्त मात्रा में उष्ण और आर्द्र वायु की सतत उपलब्धता, जिससे बहुत बड़ी संख्या में गुप्त ऊष्मा क्या होती हो, निर्मुक्त होती हो। दूसरी स्थिति है तीव्र कोरियोलिस बल, जो केंद्र के निम्न वायु दाब को भरने न दे। तीसरी स्थिति सौभ मंडल में अस्थिरता, जिससे स्थानीय स्तर पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है और इन्हीं के चारों ओर चक्रवात भी धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं। फिर मजबूत ऊर्ध्वाधर वायुफान की अनुपस्थिति, जो नम और गुप्त ऊष्मा युक्त वायु के ऊर्ध्वाधर बहाव को क्या करे, अवरुद्ध करे। तो ये कुछ स्थितियां है उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए। प्रश्न संख्या 4, पूर्वी भारत की बाढ़ पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग कैसे होती है? पूर्वी भारत की जो बाढ़ है वो पश्चिमी भारत की बाढ़ से अलग कैसे होती है? तो पश्चिमी भारत की तुलना में पूर्वी भारत में बाढ़ अधिक आती है, क्योंकि पश्चिमी भारत की तुलना में पूर्वी भारत में वर्षा अधिक होती है। इसके अलावा पश्चिमी भारत की तुलना में पूर्वी भारत में बाढ़ अधिक विनाशकारी भी होती है। तो कारण क्या है? कारण है कि पूर्वी भारत में जो बारिश है वो पश्चिमी भारत की तुलना में ज्यादा होती है। बाढ़ आने का कारण तो ये है। दूसरा अलग कैसे है कि जो पूर्वी भारत की बाढ़ है वो ज्यादा विनाशकारी और नुकसानदायक होती है, क्योंकि पश्चिमी भारत के अंदर आने वाली जो बाढ़ है वो इतनी विनाशकारी नहीं होती है। अगला पांचवा, पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज्यादा क्यों पड़ते हैं? पश्चिमी और जो मध्य भारत है वहां पर सूखा यानी कि बारिश न के बराबर क्यों होती है, या कई बार बारिश नहीं होती यानी सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मध्य और पश्चिमी भारत में कम वर्षा होती है, क्योंकि मानसून की तीव्रता इन क्षेत्रों तक आते आते क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और यही कारण है कि पश्चिमी और मध्य भारत में सूखे ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि मध्य और पश्चिमी भारत तक जो मानसून है वो आते आते मानसून की जो तीव्रता अथवा जो सक्रियता होती है वो कम हो जाती है अथवा खत्म हो जाती है। यही कारण है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते मानसून क्या हो जाता है, बिल्कुल कमजोर हो जाता है और यहां पर बारिश न के बराबर कभी कभार होती है। तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 125 शब्दों में देने हैं। पहला है भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करनी है और इस आपदा के निवारण के कुछ उपाय भी बताने हैं। तो देखें, भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रृंखलाएं और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दूसरा क्षेत्र है पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र। तीसरा प्रभावित क्षेत्र भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जहां पर बारिश ज्यादा होती है। फिर पार हिमालय के कम वृष्टि वाले क्षेत्र लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति नामक जगह। फिर अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाले क्षेत्र। फिर पश्चिमी और पूर्वी घाट के और दक्कन पठार के वृष्टि छाया क्षेत्र। फिर इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि धंसने से क्या होता है, भूस्खलन बार बार होता रहता है। अब इसके बचाव के उपाय क्या हैं? तो अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य और विकास कार्यों पर क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं, इन क्षेत्रों में कृषि नदी घाटी और कम ढाल वाले क्षेत्रों तक ही सीमित होनी चाहिए। इस क्षेत्रों के अंदर जो कृषि है वो नदी घाटियों में और जो कम ढाल वाले क्षेत्र हैं वहां पर ही सीमित होनी चाहिए और बड़ी विकास परियोजनाओं पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। फिर सकारात्मक कार्य जैसे वृहद स्तर पर वनीकरण को बढ़ावा देना, जल प्रवाह को कम करने के लिए बांधों का निर्माण करना, ये सब भूस्खलन के उपायों में से एक हैं या इसके पूरक हैं। इसके अलावा स्थानांतरित कृषि करने वाले उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर कृषि की जानी चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं भूस्खलन को रोकने के। आगे प्रश्न संख्या 2, सुभेद्यता क्या है? सूखे के आधार पर भारत को प्राकृतिक आपदा भेद्यता क्षेत्रों में विभाजित करें
और इसके निवारण के उपाय बताएं। 3 प्रश्न हैं। पहला है सुभिद्यता क्या है, फिर सूखे के आधार पर भारत को प्राकृतिक आपदा से जो ग्रसित क्षेत्र है उनमें विभाजित करना है और सूखे के निवारण के उपाय बताने हैं। देखें पहले कि सुभिद्यता का मतलब क्या है। तो प्राकृतिक संकटों या प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा आसानी से प्रभावित करने की क्षमता को, प्राकृतिक संकटों अथवा प्राकृतिक आपदाओं को जनजीवन को आसानी से प्रभावित करने की जो क्षमता है उसे कहते हैं सुभिद्यता। तकनीकी विकास ने जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की क्षमता भी प्रदान की है। यानी आज मानव पहले की तुलना में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो पर्यावरण को और ज्यादा प्रभावित भी कर रहा है। इससे मनुष्य ने प्राकृतिक संकट या आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में भी अपनी गहन गतिविधियां शुरू कर दी है, जिसने प्राकृतिक संकटों और आपदाओं की सुभिद्यता को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब देखो सूखे के आधार पर या सूखे की तीव्रता के आधार पर भारत को निम्नलिखित आपदा भिद्यता क्षेत्रों के अंदर बांटा गया है। पहला क्षेत्र है अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो राजस्थान के ज्यादातर भाग, विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थलीय भाग, गुजरात का कच्छ क्षेत्र सबसे ज्यादा क्या है भारत के अंदर सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी शामिल हैं, जहां प्रतिवर्ष 90 मिलीमीटर से भी कम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो पहला वर्गीकरण है अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। दूसरा है अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र। इसमें राजस्थान के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भाग, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग, कर्नाटक का पठारी भाग, तमिलनाडु का उत्तरी भाग, झारखंड का दक्षिणी भाग और उड़ीसा का आंतरिक भाग, ये सब अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र में शामिल है। यानी वहां पर बार बार सूखे की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। फिर मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। तो राजस्थान का उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, फिर झारखंड, तमिलनाडु में कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक शामिल हैं। भारत के बचे हुए भाग बहुत कम या न के बराबर सूखे से प्रभावित है। तो हमने सूखे के आधार पर भारत के जो आपदा सुभेद्यता क्षेत्र है उनको 3 भागों में बांटा, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र और मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र। अब सूखा निवारण के उपाय क्या है। तो पहला, बहुत बड़े स्तर पर योजनाएं चलाई जानी चाहिए। सूखे से राहत के लिए युद्ध स्तर पर यानी बहुत बड़े लेवल पर योजनाएं चलाई जानी चाहिए। भूजल के भंडारों की खोज के लिए सुदूर संवेदन, उपग्रह मानचित्रण और भौगोलिक सूचना तंत्र जैसी विविध युक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा लोगों के सक्रिय सहयोग से वर्षा के जल संग्रहण के समन्वित कार्यक्रम भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। अधिशेष से कमी वाले क्षेत्रों के लिए नदी जल का अंतर्द्रोणी स्थानांतरण भी एक हद तक जल संकट को कम कर सकता है। कुछ अन्य उपाय, जल संग्रह के लिए छोटे बांधों का निर्माण, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण, सूखा रोधी फसलों को उगाना, महाराष्ट्र की पानी पंचायत और हरियाणा में सूखो माजरी प्रयोग सूखे का मुकाबला करने के लिए लोगों के द्वारा किया गया सुविख्यात क्या है प्रयत्न है, जहां पर लोगों ने आपके सूखे से बचाव हेतु बहुत ही बेहतरीन उपाय किए हैं। तो ये कुछ उपाय हैं सूखे के निवारण के लिए। अगला, किस स्थिति में विकास कार्य आपदा का कारण बन सकता है। किस स्थिति के अंदर विकास से संबंधित, डेवलपमेंट से संबंधित जो कार्य है वो कभी कभार आपदा का कारण बन सकते हैं। तो देखो ऐसी बहुत सारी स्थितियां हैं जिससे विकास कार्य है वो एक आपदा का कारण बन सकता है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें उनको वायुमंडल में छोड़ना, ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, वायु, जल, मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण, ये सब आपदाएं क्या है इसके उदाहरण हैं। देखो चेरनोबिल गैस त्रासदी, फिर भोपाल गैस त्रासदी या चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों का वायुमंडल में उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना, इन सभी की वजह से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी संबंधी ये जितने भी पर्यावरण प्रदूषण है, जो भी ये आपदाएं है वो सब इन्हीं विकास कार्यों की वजह से ही हुई है। फिर कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती है।
जैसे वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं, जिसकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से भी क्या करती है, आपदा परोक्ष रूप से भी प्रभावित होती है। आगे पिछले कुछ सालों में मानव के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आपदाओं की संख्या और परिमाण दोनों में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभार विकास को ध्यान में रखकर किए गए कार्य भी आपदा का कारण बन सकते हैं। तो इस तरह हमने आज की इस क्लास में आपके भूगोल विषय के अध्याय 6 के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। इस तरह आपकी जो भूगोल विषय की दूसरी पुस्तक थी उसके अभ्यास के सभी प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।